आज की कहानी एशिया के एक छोटे से देश से शुरू होती है। इस देश में विदेश से 3 लड़कियां आती हैं। ये लड़कियां जहां लोगों को इंग्लिश पढ़ाने आई थी। तीनों ने अपने रहने के लिए एक घर भी किराए पर ले लिया था, जो शहर से थोड़ा दूर था। शहर में घर काफी महंगे और छोटे थे, लेकिन उन्हें ये बड़ा सा घर सस्ते में मिल गया था। घर पहुंचकर तीनों लड़कियां घर को देखने लगती हैं और घर की खूबसूरती देखकर वो बहुत खुश होती है। इसी बीच रेचल की नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ती है। वो जैसे ही कपड़ा हटाती है तो अंदर से एक मूर्ति निकलती है। इस मूर्ति को देखकर तीनों बहुत हैरान थी। तीनों को लगा कि ये मूर्ति सोने की है और ये प्राचीन है। एंडी को तो मूर्ति बहुत प्यारी लगी थी। जूलिया कहती है, ये मूर्ति काफी महंगी लग रही है, शायद ये सोने की हो। हमें इससे दूर रहना चाहिए ताकि इसे नुकसान ना पहुंच सके। इसके बाद तीनों लड़कियां अपने अपने कमरों में आराम करने का फैसला करती हैं। थोड़ी ही देर बाद एक कमरे में जूलिया थी और वो अपने दोस्त से ऑनलाइन बात कर रही थी। दूसरे कमरे में एंडी किताब पढ़ रही थी और रेचल भी तीसरे कमरे में बैठी थी। पूरा घर बहुत खूबसूरत था, लेकिन इस घर की सबसे शानदार चीज लड़की की मूर्ति थी। अगले दिन वो तीनों लड़कियां उठकर पहले नाश्ता करती है और फिर पास की मार्केट में जाकर घूमती हैं। तीनों लड़कियों ने एक हफ्ते के बाद अपना काम शुरू करना था। वो जानबूझकर जहाँ एक हफ्ता पहले आई थी ताकि जहाँ कुछ दिन घूम फिर सकें। पूरा दिन घूमने के बाद वो तीनों लड़कियां एक बार में जाती हैं और वहाँ उन्हें अपने देश के 3 लड़के मिल जाते हैं। तीनों लड़के भी जहाँ किसी काम के सिलसिले में आए थे। अब सभी मिलकर खूब मस्ती करते हैं और एक साथ दारू पीते हैं। थोड़ी देर बाद तीनों लड़के लड़कियों के साथ उनके घर आते हैं और जहाँ आकर भी खूब दारू पीते हैं। कुछ देर बाद जूलिया के सामने कॉलिन बांधा हुआ था। कॉलिन कहता है, तुम लोगों ने दारू में कुछ मिलाया था, तभी तो मैं बेहोश हो गया। लेकिन जूलिया कुछ नहीं बोलती और एक बड़े से चाकू से उसकी टांग पर वार करती है। उधर एंडी के सामने विल कैद था। एंडी उसे तड़पा तड़पा कर काटती है। रेचल ने तो हद ही पार कर दी थी। उसने सैम की आंख निकालकर उसे उसी के मुंह में डाल दिया था। जूलिया अभी तक कॉलिन को टॉर्चर कर रही थी। वो उसके मुंह में पहले शिकंजा फंसाती है और उसके बाद उसे मार देती है। देखते ही देखते तीनों लड़कियों ने लड़कों को तड़पा तड़पा कर मार दिया था। अगले दिन सुबह जूलिया उठकर लड़कियों से कहती है, कल रात मैंने एक डरावना सपना देखा। सपने में मैंने कॉलिन को मार दिया था। उसकी बात सुनकर रेचल और एंडी कहती हैं कि हमने भी ऐसा ही सपना देखा था। अब तीनों लड़कियां बहुत हैरान थीं। वो पूरे घर को ध्यान से देखती हैं, लेकिन कहीं भी खून की उन्हें एक बूंद तक नहीं मिलती। इसी बीच उन्हें लगा कि उनका कीमती सामान गायब है। आखिर में तीनों को लगा कि लड़के चोर थे और उनकी ज्वेलरी, पैसे और फोन चुरा कर भाग गए। उनका शक तब यकीन में बदल जाता है जब घर से मूर्ति भी गायब थी। थोड़ी ही देर बाद वो मार्केट में एक दुकान पर जाती है जहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ थी। रेचल दुकानदार से कहती है, हमारे घर में एक प्राचीन मूर्ति थी जो कल रात से गायब है। अगर कोई उसे आपके पास बेचने आए तो हमें बता देना। इतना कहकर वो बाहर आ जाती है और तभी उसकी नजर एक छोटी सी लड़की पर पड़ती है। अब लड़की भागती है और चिल्लाती है, मुझे पता है कि मूर्ति कहाँ है। ये सुनकर वो तीनों उसके पीछे पीछे भागती हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वो जल्द ही चोरी के सामान तक पहुंच जाएंगी और उन्हें अपना सामान वापस मिल जाएगा। भागते भागते वो शहर से बाहर आ जाती है और एक पुराने घर तक पहुंच जाती है। इस पुराने घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम तारा था। एंडी उससे पूछती है, हम एक मूर्ति को ढूंढ रहे हैं और हमें जहाँ एक लड़की लेकर आई है। अब तारा पूछती है, तुम्हें यहाँ कौन लड़की लेकर आई है? ये सुनकर एंडी लड़की को बुलाने लगती है, लेकिन वहाँ कोई लड़की नहीं थी। अब तारा एक तस्वीर उठाकर कहती है, तुम जरूर इस मूर्ति को ढूंढ रही होगी। ये मूर्ति बहुत खास है। अगर ये तुम्हारे घर में थी तो इसका मतलब इसने तुम लोगों को चुना है। तुम लोगों को यहाँ तक भी यही मूर्ति लेकर आई है। फिर वो तीनों लड़कियों को एक एक लॉकेट देकर कहती है, ये गले में पहन लेना। ये तुम लोगों पर मूर्ति का असर नहीं होने देगा।
तारा की बातें सुनकर तीनों लड़कियां हैरान थी। वो अब वहाँ से चल पड़ती हैं, लेकिन एंडी अपना लॉकेट फेंक कर कहती है, तारा हमें डराने की कोशिश कर रही है, हमारा सारा सामान और मूर्ति को लड़कों ने चुराया है। कुछ देर बाद तीनों लड़कियां अपने अपने कमरों में आराम कर रही थी। अचानक एंडी देखती है कि एक अजीब सी लड़की उसकी तरफ बढ़ रही थी। लड़की को देखकर एंडी बहुत डर जाती है। उधर जूलिया नहा रही थी और उसे भी लगा कि उसके पास कोई है। रेचल को बेड के नीचे से आवाजें सुनाई दे रही थी। एंडी सोने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसे लगा कि कोई उसकी चादर में है। आखिर में तीनों लड़कियां बहुत डर जाती हैं और तीनों एक दूसरे को पूरी बात बताती हैं। दूसरी तरफ तारा के पास कोई आता है और उसके सिर पर इतने वार करता है कि वो मर जाती है। अगले दिन सुबह तीनों लड़कियां उठकर सीधा तारा के पास आती हैं। वो तारा को सब बताकर उसकी मदद लेना चाहती थी, लेकिन उन्हें तारा कहीं नहीं दिखती। फिर जब वो तीनों अपने घर वापस आती हैं, तो उनके घर में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। अचानक एक लड़का आकर आदमी को समझाने लगता है और फिर लड़कियों से कहता है, मैं आपका पड़ोसी पिंग हूँ और ये मेरे अंकल यूको हैं। इस घर में रहने वालों को मेरे अंकल जानते थे। इन्हें लगता है कि वो आज भी यहीं रहते हैं, इसीलिए गलती से यहाँ आ जाते हैं। ये कहकर वो वहाँ से अपने अंकल यूको को लेकर चला जाता है। अब तीनों लड़कियां आपस में बातें करती हैं कि अंकल के हाथ में कोई अजीब सी चीज थी और वो इस घर के बारे में काफी जानता होगा। लड़कियों को लगा कि अंकल मूर्ति के बारे में भी कई चीजें जानता होगा। बस यही सोचकर वो तीनों लड़कियां अंकल यूको के घर चल पड़ती हैं, जो उनके पड़ोस में ही था। लड़कियां अंकल के पास जाकर उससे मूर्ति के बारे में पूछती हैं, जिसके बाद अंकल बताता है, कई साल पहले इस घर में मेरा भाई टिवा रहता था। उसकी एक बीवी और बेटी थी। उसकी बीवी का नाम स्वामी और बेटी का नाम बनीता था। मैं अक्सर टिवा से मिलने उसके घर जाया करता था। स्वामी माँ बनने वाली थी और इस बार वो एक बेटा चाहती थी। इसी बीच स्वामी बीमार पड़ जाती है, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाता। अपनी बीवी की हालत देखकर टिवा एक तांत्रिक लड़की के पास जाता है, जिसका नाम इसरा था। वो इसरा से कहता है कि किसी भी तरह मेरी बीवी को बचा लो। उसकी बात सुनकर इसरा कहती है कि मैं एक जान के बदले एक ही जान बचा सकती हूँ, लेकिन दोनों जानों के बीच कोई रिश्ता होना चाहिए। अब टिवा समझ गया था कि उसकी जान के बदले उसकी बीवी बच सकती है और वनीता की जान के बदले वो बच्चा बचेगा जो उसकी बीवी के पेट में था। इसरा टिवा को आगे बताती है, अगर तुम अपने खून को सोने में डालते हो और फिर उस खून को वनीता पर डालते हो, तो मौत के बाद वनीता की आत्मा अमर हो जाएगी। वो आत्मा आगे जाकर तुम्हारे परिवार की रक्षा करेगी। इसरा की बात मानकर टिवा अपनी और अपनी बेटी वनीता की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी बीवी स्वामी और उसके पेट में पल रहे बच्चे को हर हाल में बचाना चाहता था। उसकी बीवी उसे समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन टिवा उसकी बात नहीं मानता। अंकल यूको भी उसे समझाता है, लेकिन टिवा चाहता था कि यूको उसकी मदद करे। टिवा चाहता था कि यूको अपने हाथों से उसे और वनीता को मारे। थक हार कर यूको टिवा और वनीता को मार देता है। इसी दौरान स्वामी भी आत्महत्या कर लेती है और उसके पेट में पल रहा बच्चा भी मर जाता है। पूरी कहानी सुनाकर यूको कहता है, वो मूर्ति वनीता की है, वनीता की आत्मा उसी में रहती है। फिर वो रेचल को एक तगमा देकर कहता है, इसे अपने पास रखना, शायद ये तुम्हारी मदद कर सके। इसके बाद वो तीनों वहाँ से वापस अपने घर में आ जाती हैं। घर आकर एंडी को अभी भी अंकल की बातों पर यकीन नहीं था और वो रेचल से तगमा लेकर उसे जला देती है। दूसरी तरफ अंकल के सामने पिंग आकर बैठ जाता है। फिर वो खुद को धीरे धीरे काटने लग जाता है और अपना पेट चीर कर कहता है, मैं वनीता की आत्मा हूँ और इस वक्त पिंग के शरीर में हूँ। मेरे पिता चाहते थे कि तुम अपनी कुर्बानी देकर हमारे परिवार को बचाओ, लेकिन तुमने मना कर दिया था। तुम अच्छे भाई नहीं थे। ये सुनकर अंकल बहुत दुखी होता है और तभी पिंग अपना गला काट लेता है। पिंग को मरते देख अंकल जोर से चिल्लाता है और उसकी चीख लड़कियां सुन लेती हैं। वो जल्दी जल्दी भागकर अंकल के घर में आती है और सामने का नजारा देखकर एंडी कहती है
इसने पिंक को रगड़ दिया। इतना कहकर वो उसे पकड़ लेती है। जूलिया उन दोनों को छुड़ाना चाहती थी और उसके धक्के से गलती से अंकल मर जाता है। अब अंकल की लाश देखकर तीनों डर जाती हैं और यहाँ से भागने का फैसला करती हैं। रेचल और जूलिया जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगती हैं ताकि ये जगह छोड़कर भाग सके। अचानक तभी एंडी की चीख सुनकर दोनों डर जाती हैं। वो एंडी को ढूंढ ही रही थी कि तभी उनकी नजर एक गुप्त दरवाजे पर पड़ती है। दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ती हैं और दरवाजे के पार एक बड़ा सा तहखाना था। इसी तहखाने में कॉलिन की लाश और मूर्ति पड़ी थी। अब उनके सामने एंडी आकर कहती है, वो कोई सपना नहीं था, हमने ही तीनों लड़कों को मारा था। तीनों की लाशें हमने ही यहाँ छुपाई थी। हमने ही मूर्ति और सारा सामान यहाँ रखा था क्योंकि हम पर वनीता का असर था। रेचल और जूलिया उसकी बात सुनकर डर गई थी। एंडी आगे बताती है, हम तीनों को वनीता ने चुना था ताकि हम लोगों की कुर्बानी दे सके। फिर तुम दोनों ने तारा के लॉकेट पहन लिए लेकिन मैंने नहीं पहना था। लॉकेट के कारण तुम पर वनीता का असर खत्म हो गया और तुम्हें कुछ भी याद नहीं आया। मुझे इसीलिए सब याद है क्योंकि मैंने लॉकेट नहीं पहना था। इसके बाद वो अपनी पसंद का हथियार चुनती है और आगे कहती है, अब तुम दोनों की भी कुर्बानी देनी होगी। उसके इरादे जानकर वो दोनों लड़कियां डर जाती हैं और तभी एंडी उन पर वार करती है। कुछ देर बाद रेचल और जूलिया एक चेयर पर बांधी हुई थी। उन्हें जैसे ही होश आता है तो उनके सामने एंडी आ जाती है। वो पहले जूलिया का गला काट कर उसका खून इकट्ठा करती है और फिर वो रेचल के साथ भी ऐसा ही करती है। कहानी के आखिर में एंडी सारा खून पीती है और उसे अपने शरीर पर भी लगाती है। एंडी के अंदर वनीता की आत्मा थी और वनीता खून की प्यासी थी। वनीता को अपनी ताकत बनाए रखने के लिए खून की जरूरत थी। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।